हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन किया था और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल ट्राई किए थे। ना इस वीडियो में हम फेलियर्स डिस्कस करेंगे कि जो वेव थ्योरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी थी वो इंटेंसिटी के टर्म्स में मेजर होती थी कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम सपोज करते हैं कि कोई मेटल सरफेस पे है और उस पर हम लाइट रेडिएशंस फॉल करवाते हैं। अब जो ये लाइट एनर्जी थी ये क्या होगी, पूरे के पूरे मेटल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को एक्वायर करेंगे, लाइट एनर्जी को, और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब हम क्या करेंगे, इस इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, जो लाइट की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मोर एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या हो जाएगी, हायर काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मूव करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपने सरफेस से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे। बट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये ट्रू नहीं था। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से क्या ऑब्जर्व होता था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे पड़ेगी वो उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है इंसिडेंट लाइट की। हमने क्या पढ़ा था कि इंटेंसिटी से क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स, कि नंबर ऑफ फोटोन्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ फोटोन। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो साइड बाय साइड उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, जिससे क्या होना चाहिए था, सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने चाहिए थे। सो नेक्स्ट फेलियर इज, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो सभी फ्रीक्वेंसीज पे पॉसिबल है, चाहे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो, बट उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो। बट ये भी क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के अगेंस्ट है। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर एमिशन के लिए क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो, तब क्या होता है, एमिशन नहीं होता। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है, चाहे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, लेस हो। Now last failure is, when the light wave falls on the metal surface, the energy of the wave of light do not go to a particular electron but will be distributed to all electron। यही हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर किसी मेटल सरफेस पे हम लाइट रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं तो क्या होगा, ये जो लाइट रेडिएशन है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगी, ये क्या होगा, पूरे के पूरे मेटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये जब सारे मेटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा उस एनर्जी को एक्वायर करने में, ताकि फिर वो थोड़े टाइम में क्या होना चाहिए, उसका इजेक्शन होना चाहिए। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि जो इजेक्शन थी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती थी, साइमल्टेनियस हो जाती थी, इमीडिएट इजेक्शन हो जाती थी। जैसे ही फोटोन आया साथ ही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इजेक्शन होगी। बट वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट होने में। तो ये फेलियर्स थे वेव थ्योरी के, जिससे क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या किया था, कोई मेटल सरफेस लिया था, उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं तो वहां से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, जिससे क्या प्रूव हो रहा था कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर। अब लाइट का क्या था, वेव नेचर, जो किससे प्रूव हो रहा था, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से। तो लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर है, तो उसने बोल दिया कि पार्टिकल नेचर भी है। और वो किससे प्रूव किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन से और कॉम्पटन स्कैटरिंग से और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। अब लाइट का क्या है, वेव नेचर भी है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, मैटर का पार्टिकल नेचर है। अब जैसे लाइट का वेव नेचर था तो इसका पार्टिकल नेचर भी था। सिमिलरली अगर मैटर का पार्टिकल नेचर है तो उसका क्या होना चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए। तो ये किसने बताया, डी ब्रोगली ने। सो नेक्स्ट वन इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट,
कि हर एक अगर पार्टिकल मूविंग है तो उसके साथ कौन क्या है, वेव एसोसिएटेड है। सपोज ये पेन है, अगर ये पेन मूव कर रहा है तो इसके साथ भी क्या है, कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड है। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। जो भी वेव इन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है उसको या तो मैटर वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। इसको एक नया नाम दिया डी ब्रोगली ने, जिसकी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। हम सपोज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू mv, और उसकी वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ का उसने रिलेशन दिया डी ब्रोगली ने, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, तो हम यहाँ पे p को क्या लिख सकते हैं, mv। अब यहाँ से जो वेवलेंथ है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिन पार्टिकल्स का मास क्या होगा, स्मॉल, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे सपोज अगर हम इस पेन का कैलकुलेट करें तो पेन का क्या होगा, मास ज्यादा होगा, तो जिससे वेवलेंथ क्या आएगी, कम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ज्यादा वेवलेंथ होगी। नाउ नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो हमने अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन दिया था उसको डिराइव करते हैं। अकॉर्डिंग टू जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, एनर्जी ऑफ द फोटोन उसको हम किससे देते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू से, इसको हम इक्वेशन 1 दे लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, इसको हम इक्वेशन 2 दे लेते हैं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, अगर 1 एंड 2 को इक्वेट करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू ओवर सी स्क्वेयर, सी इसके डिनोमिनेटर में, एच न्यू ओवर सी स्क्वेयर। क्लियर, यहां से एम की वैल्यू आ गई। और हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे हम क्या करते हैं, मास की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी, एच न्यू ओवर सी स्क्वायर इंटू, यहां पे क्या ले रहे हैं हम, फोटोन की वेलोसिटी, तो वो फोटोन किससे मूव करता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी हमने क्या ले ली, c, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एच न्यू बाई सी। c बाय न्यू क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाय न्यू। यहां पे हम क्या करेंगे, लैम्डा पुट कर लेंगे, तो यहां से p किसके इक्वल आ गया, h बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h बाय m v, p इज इक्वल्स टू m v, m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला इस रिलेशन से, अगर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0, उस रिलेशन में, रिलेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। लैम्डा और v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और अगर if velocity is equals to infinite then lambda is equals to 0. It means the waves are associated with the material particle only if they are in motion. अगर वो मोशन में होगा पार्टिकल तभी उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी, अगर मोशन में नहीं है तो इसका मतलब उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट वन इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m एंड वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पास कोई ना कोई क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ m v स्क्वायर। अब ये कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, तो यहाँ से मोमेंटम का हमने रिलेशन निकाल लिया, p इज इक्वल्स टू mv। इसको इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड को इक्वेशन नंबर 2।
नाउ फ्रॉम 2 यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v की वैल्यू क्या आएगी, m यहाँ डिनोमिनेटर में, v इज इक्वल्स टू p बाय m, और इस v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, 1/2 m p की जगह v की जगह p बाय m पुट कर दिया। यहाँ पे p बाय m, एक m से एक m कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, p² बाय 2m। अगर हमें यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, 2m को वहां मल्टीप्लाई, p² था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा रूट, तो p इज इक्वल्स टू 2m k। लैम्डा क्या था, h बाय p, तो हमने ये p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो कितना आ गया, h बाय रूट 2m k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आप एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद an electron moving with speed 5.4 into 10 to the power 6 meter per second and Planck's constant की वैल्यू गिवन है 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। यहां से क्या करना है, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p, h बाय इसको mv भी लिख सकते हैं, तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, v की वैल्यू कितनी है 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, जब ये कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 0.135 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर। 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर क्या बन गया, नैनोमीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.135 नैनोमीटर। क्लियर? सो आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।